नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आइए शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। आतंकियों के खिलाफ और कश्मीर के लिए है हमारी लड़ाई, कश्मीरियों के खिलाफ नहीं। राजस्थान के टोंक में विजय संकल्प रैली में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा यह बदला हुआ हिंदुस्तान है, पुलवामा हमले का लेगा पूरा हिसाब। पिछले 4.5 साल में विकास दर सबसे ज्यादा और महंगाई दर रही सबसे कम। ग्लोबल बिजनेस समिट में प्रधानमंत्री का संबोधन। कहा देश में हर क्षेत्र में हुआ विकास दे रहा है दिखाई। 10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की तेजी से बढ़ रहा है भारत। असम में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की तादाद 80 के पार, कई लोगों की हालत गंभीर। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने गुवाहाटी में उच्च स्तरीय बैठक बुलाई, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के दिए निर्देश। गोलाघाट और जोरहट में 10 आरोपी गिरफ्तार। आसमान में महिला शक्ति की दिखी उड़ान। शटलर पीवी सिंधु ने भी की लड़ाकू विमान तेजस की सवारी। एयरो शो के चौथे दिन एरोस्पेस क्षेत्र की उपलब्धियों के अलावा सूर्य किरण टीम ने मिसिंग फॉर्मेशन बना दिवंगत साथी को किया याद। और निशानेबाज अपूर्वी चंदेला ने ISSSF विश्व कप में रचा इतिहास। 10 मीटर एयर राइफल मुकाबले में वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक पर साधा निशाना। दिल्ली में हो रही चैंपियनशिप में 35 भारतीय समेत 60 देशों के 500 निशानेबाज ले रहे हैं हिस्सा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार भारत को $10 ट्रिलियन वाली अर्थव्यवस्था बनाने के लिए काम कर रही है। आज नई दिल्ली में वैश्विक व्यापार शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ऐसे न्यू इंडिया के निर्माण में लगी है जिसमें सभी भारतीयों के सपने और आकांक्षाएं पूरी हो सके। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने देश को आर्थिक अराजकता से निकालकर सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में शामिल किया है। आज विकास और लक्ष्य हासिल करने की होड़ है। Prime Minister of India, Narendra Modi. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को दिल्ली में ग्लोबल बिजनेस समिट में कहा कि 2014 से पहले जो चीजें देश के लिए नामुमकिन मानी जाती थी, उसे सरकार ने लोगों के सहयोग से मुमकिन कर दिखाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि करीब-करीब सभी अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में भारत की स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं। इसकी वजह जमीन पर दिखने वाले बदलाव हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि उदारीकरण के बाद पहली बार एक साथ भारतीय अर्थव्यवस्था की औसत विकास दर इतनी ज्यादा और औसत महंगाई इतनी कम है। For decades, a narrative was made that certain things are just impossible in India. The progress our nation has achieved since 2014 gives me confidence that nothing is impossible for 130 crore Indians. नामुमकिन अब मुमकिन है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 के पहले इस बात की प्रतिस्पर्धा होती थी कि कौन ज्यादा भ्रष्टाचार कर सकता है, इसके नए नए तरीके ढूंढ सकता है, लेकिन आज विकास को लेकर प्रतिस्पर्धा हो रही है। We are now witnessing various forms of competition. A competition between ministries, a competition between states, a competition on development, a competition on achieving targets. Before 2014, also we heard about a competition, although of a different kind. There was competition on who can do maximum corruption. प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों के सपनों को पूरा करने के लिए कई मोर्चों पर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि भारत को $10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए काम जारी है। Our vision for New India caters to all sections of the society, irrespective of their economic profile, their caste, creed, language, and religion.
We are working hard to create a new India which fulfills the aspiration and dreams of 130 crore Indians. We look forward to making India a $10 trillion economy. प्रधानमंत्री ने कहा कि बैंकरप्सी एंड इंसॉल्वेंसी कोड में सुधार के क्रांतिकारी नतीजे आए हैं। कॉरपोरेट बॉन्ड से फंडिंग की सीमा बीते 4 साल में करीब 75% बढ़कर 5,25,000 करोड़ हो गई। आर्थिक सुधार से 4 सालों में देश में भारी विदेशी निवेश हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रवासी भारतीय भवन में करीब 190 देशों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हजारों सालों से बिना किसी आमंत्रण के दुनिया भर के लोग कुंभ में पहुंचते हैं। इसने सांस्कृतिक रूप से भारत में एकता को बहुत बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये समागम एक प्रकार से स्पिरिचुअल इंस्पिरेशन के साथ ही सोशल रिफॉर्मेशन का भी हिस्सा है। सांस्कृतिक रूप से भारत में एकता को बहुत बड़ा बल दिया गया है। ये समागम अब एक प्रकार से स्पिरिचुअल इंस्पिरेशन के लिए तो है ही है, लेकिन ये सोशल रिफॉर्मेशन का मूवमेंट का एक हिस्सा है। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि भारत की सांस्कृतिक विरासत में विश्व को आकर्षित करने का अभूतपूर्व सामर्थ्य है। वो इस प्रकार के आयोजनों से दुनिया को भारत की महान विरासत के साथ जोड़ना चाहते हैं। जो कुंभ का मेला, यानी एक त्रास जिसको लगता था हाँ भी ठीक है, लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन इसका एक सामाजिक स्वरूप होता है, उसका एक मैनेजरियल एस्पेक्ट होता है, उसमें आधुनिकता होती है, टेक्नोलॉजी होती है, व्यवस्था होती है और श्रद्धा भी होती है, सांस्कृतिक चेतना भी होती है। ये अद्भुत मिलन का कार्यक्रम दुनिया के लोगों ने जब आज देखा है और भारत ने इस प्रकार का ये पहला प्रयास किया है। आपने आकर के हमारे इस प्रयास को सफल बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। और इससे पहले विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि कुंभ भारत की सभ्यता और संस्कृति का समागम है। प्रतिनिधियों ने संगम में स्नान किया और संस्कृति ग्राम में सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी हिस्सा लिया। इस कुंभ में विदेशी प्रतिनिधियों की ये तीसरी यात्रा है। बाकायदा योजना बनाकर हर देश से एक नागरिक आए, और वो भी भारतीय मूल का नहीं, वहां का नागरिक आए, ऐसा पहली बार आपने सोचा और आईसीसीआर ने उसको अमली जामा पहनाया। आज 188 लोग हैं जिन्होंने अभी आपके साथ फोटोग्राफ किया है। जहां तक कुंभ का सवाल है, ये केवल आस्था का कुंभ नहीं है, ये भारतीय संस्कृति का भी कुंभ है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के टोंक में बीजेपी की विजय संकल्प सभा में शामिल होकर पुलवामा के शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि वो दुनिया भर में आतंकियों का दाना पानी बंद करने में जुटे हैं। दुनिया में तब तक शांति संभव नहीं है जब तक आतंक की फैक्ट्रियां चलती रहेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया पुलवामा आतंकी हमले के पीड़ितों के साथ खड़ी है और ये बदला हुआ हिंदुस्तान है। ये दर्द सरकार चुपचाप नहीं सहेगी। इस बार सबका पूरा हिसाब होगा। आतंक के विरुद्ध पूरी दुनिया में एक व्यापक मत बन चुका है। आतंक के गुनहगारों को सजा देने के लिए हर मोर्चे पर मजबूती के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। दुनिया में तब तक शांति संभव नहीं है जब तक आतंक की ये फैक्ट्री ऐसे ही चलती रहेगी। इस बार सबका हिसाब होगा, हिसाब पूरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारी लड़ाई आतंकवाद और मानवता के दुश्मनों के खिलाफ है।
उनकी लड़ाई कश्मीर के लिए है और कश्मीरियों के खिलाफ नहीं है। हमारी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है, मानवता के दुश्मनों के खिलाफ है। हमारी लड़ाई कश्मीर के लिए है, कश्मीर के खिलाफ नहीं है, कश्मीरियों के खिलाफ नहीं है। वहीं कांग्रेस पर तंज कसते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पूरा देश सेना के साथ खड़ा है, लेकिन कुछ लोग पड़ोसी मुल्क की भाषा बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे लोग ना तो जवानों के हैं ना किसानों के। अब इनकी वादा खिलाफी सामने आ गई है। प्रधानमंत्री ने 4.5 साल पहले अनेक कामों पर सिर्फ चर्चा होती थी, ये कहा। अब इनके जमीन पर उतरने से विश्वास जागा है कि मोदी है तो मुमकिन है। इधर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि केंद्र की एनडीए सरकार किसानों से जुड़े मुद्दों को सबसे ज्यादा तरजीह दे रही है। आज गोरखपुर में बीजेपी के किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अधिवेशन को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने किसानों की आय दोगुना करने के लिए वैज्ञानिक तरीकों को अपनाया है, साथ ही फसलों को उचित मूल्य दिया जा रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार की ओर से किसानों से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए उठाए गए कदमों और योजनाओं का जिक्र किया। अमित शाह ने पुलवामा आतंकी हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि सरकार आतंकवादियों को सबक सिखाएगी। ये नरेंद्र मोदी सरकार, ये भाजपा सरकार एकमात्र ऐसी सरकार है जिसने साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से किसान के विकास को सर्वस्पर्शीय और सर्वसमावेशक बनाकर किसान की आय को दोगुना करने का लक्ष्य ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार। किसान मोर्चा के कार्यकर्ता यहीं से संकल्प लेकर जाए कि नई सरकार ऐसी बनाएंगे कि जो आतंकवादियों को सबक सिखाने में जरा भी देर नहीं करेगी। वहीं लखनऊ में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने सहकारी बंधु सम्मेलन में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सहकारी संस्थाओं में शुचिता की जरूरत है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सहकारिता को पूर्व की बीएसपी और समाजवादी पार्टी की सरकारों ने नुकसान पहुंचाया। वहीं बीजेपी के लिए सहकारिता उपभोग का साधन नहीं, सेवा का माध्यम है, ये बात उन्होंने कही। साथ ही इससे सहकारी संस्थाओं का फायदा किसानों को बेहतर तरीके से मिल सकता है। सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सभा को संबोधित किया। आइए यहाँ पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। नेहरू कप बोट रेस केरल के अलापुया में हर साल आयोजित होती है ये नौका दौड़, जिसमें शामिल होती है करीब 100 फीट लंबी सर्प आकृति की सजी धजी दर्जन भर नौकाएं। हर नौका पर सवार होते हैं 100 चप्पू चालक, 4 नाविक और 25 गायक। 1 किलोमीटर की इस नौका दौड़ को देखने के लिए हर साल जुटते हैं लाखों देशी विदेशी दर्शक। सरकारी बैंकों की सेहत में सुधार, इस सुधार से कारोबार और आम नागरिक को क्या फायदा होगा, जानने के लिए देखिए अर्थनीति मेरे साथ शनिवार शाम 7:30 बजे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज आंध्र प्रदेश के नेल्लौर में एक मेडिकल कैंप का उद्घाटन किया। ये कैंप स्वर्ण भारत ट्रस्ट के परिसर में लगाया गया है। मेडिकल कैंप का आयोजन जीएसएल मेडिकल कॉलेज और बसवातारकम इंडो अमेरिकन अस्पताल ने मिलकर किया है। इस कैंप में लोगों को मुफ्त में हार्ट चेकअप, कैंसर की जांच और ईएनटी चेकअप समेत कई अन्य सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी।
बेंगलुरु में चल रहे एयरो शो में आज महिला शक्ति का नजारा देखने को मिला। मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने तेजस में उड़ान भरी। साथ ही सूर्य किरण की टीम ने साथी विंग कमांडर साहिल गांधी को याद करते हुए फिर से वापसी की। ये नज़ारा है पैराशूट से उतरती उन शूरवीर महिला सैनिकों का जो देश की सुरक्षा में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हैं। बेंगलुरु में चल रहे एरो इंडिया शो का चौथा दिन पूरी तरह से महिला शक्ति के नाम रहा। वायुसेना की महिला स्काई डाइविंग टीमों ने पैरा जंप शो में हिस्सा लिया और बहादुरी की मिसाल पेश की। शनिवार को एरो शो में खास तौर पर महिला दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान महिला पायलटों से लेकर महिला वायुसेना कर्मियों की भूमिका को सराहा गया। We are training the young female fighter pilots, and in the right now the course is going on. We have one pilot which is training with the Indian Air Force, and I think this is the best forces, which Defence Forces is the best place for women to realize their independence and their caliber, and their opportunities are sky full of. We are shoulder to shoulder with men, equal, not ahead, not far. एयर शो में आए हैं तो इसका अलग चार्म है। जो अपना ड्यूटी करते हैं वो तो है ही, वो तो हमें करना ही है हमेशा। और जब भी जो भी काम करते हैं उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग करते हैं। हमें भी प्राउड फील होता है कि हमारा देश अब खुद के एयरक्राफ्ट बनाने के लिए काम कर रहा है। इवन मैं डॉर्नियर चलाती हूँ, डॉर्नियर हमारे देश में ही बनता है, HAL ही बनाती है। तो ऑब्वियसली हमें प्राउड फील होता है कि हमारा देश भी आगे बढ़ रहा है। तो दैट फीलिंग इज ऑलवेज देयर, मेक इन इंडिया। भारत की स्टार शटलर और ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु भी एरो इंडिया शो में पहुंची। उन्होंने स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान भरी। तेजस विमान को भारत सरकार के उपक्रम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने तैयार किया है। ये विमान सिंगल इंजन वाला हल्का लड़ाकू विमान है और इस एयरक्राफ्ट को हाल ही में फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस मिली थी। पीवी सिंधु ने तेजस में उड़ान को जीवन का यादगार पल बताया। A great experience and a great opportunity, and I think I'm really very honored that as Mr. Captain is here, Siddharth, as you all know, he's actually shown me like all the stunts, like how it is and what it is. So definitely it's a very great opportunity, sir. Thank you so much. And I think Tejas, as you all know, I think we all say that that's the real hero. So definitely it's a great pleasure for me. एरोस्पेस में महिला अचीवर को सम्मानित भी किया गया। वहीं भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम के पायलटों ने उड़ान के दौरान अपूर्ण डायमंड बनाया। 7 सूर्य किरण विमानों वाली इस टीम ने रिहर्सल के दौरान इनकम्प्लीट डायमंड फॉर्मेशन तैयार कर अपने साथी विंग कमांडर साहिल गांधी को याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। इनकम्प्लीट डायमंड फॉर्मेशन में साहिल गांधी का स्थान खाली रखा गया। एरो इंडिया शो के उद्घाटन के एक दिन पहले रिहर्सल के दौरान 2 विमानों की टक्कर में विंग कमांडर साहिल गांधी की मौत हो गई थी। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। एरो इंडिया शो के चौथे दिन एक बड़ा हादसा भी हो गया। कार्यक्रम स्थल के पास ही स्थित पार्किंग में भीषण आग लग गई। इस हादसे में 80 से ज्यादा गाड़ियां जल गईं। बताया जा रहा है कि पार्किंग के पास सूखी घास में आग लगने से यह भीषण हादसा हुआ। देखते ही देखते ये आग फैलती गई और कई गाड़ियों को अपनी चपेट में लेती गई। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। राहत की बात यह रही कि जिस वक्त ये आग लगी तब तक कार्यक्रम का सुबह का सत्र खत्म हो गया था। हादसे में किसी व्यक्ति या विमान को नुकसान नहीं पहुंचा है। और अब खबर असम से, जहां जहरीली शराब पीने से अब तक 80 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। जोरहाट और गोलाघाट जिले के अस्पतालों में 300 से ज्यादा लोग मौत से जूझ रहे हैं। इलाज के लिए जोरहाट मेडिकल कॉलेज में लाए गए 200 से ज्यादा लोगों में से 45 की मौत हो गई है। गोलाघाट सिविल हॉस्पिटल में 35 लोगों की मौत हुई है। इसमें कई लोगों की हालत गंभीर है और मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। साथ ही अस्पताल में भर्ती लोगों को उचित इलाज मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। दूसरे जिलों से मेडिकल टीमें जोरहाट और गोलाघाट भेजी गई हैं। इस मामले में अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। इधर सुप्रीम कोर्ट में संविधान के अनुच्छेद 35A पर सुनवाई से पहले घाटी में तनाव के मद्देनजर पुलिस ने बीती रात कई जगहों पर छापेमारी कर करीब 150 लोगों को हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए गए लोग मुख्यतः जमाते इस्लामी के कार्यकर्ता हैं और इनमें जमाते इस्लामी जम्मू कश्मीर के प्रमुख अब्दुल हमीद फैयाज भी शामिल हैं। पुलिस ने इस कार्रवाई को नियमित कार्रवाई बताया है।
पुलिस के मुताबिक कुछ नेताओं और संभावित पत्थरबाजों को हिरासत में लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 35A पर सोमवार को सुनवाई हो सकती है, जिसके तहत जम्मू कश्मीर के निवासियों को विशेष अधिकार मिले हुए हैं। राज्य में सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी है। घाटी में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए गृह मंत्रालय ने अर्धसैनिक बलों की 100 कंपनियों को जम्मू कश्मीर भेजा है। इसमें सीआरपीएफ की 35, बीएसएफ की 35, एसएसबी की 10 और आईटीबीपी की 10 कंपनियां शामिल हैं। इधर एआईएडीएम के सांसद एस राजेंद्रन की आज सुबह एक भीषण सड़क हादसे में मौत हो गई। उनका वाहन विल्लुपुरम जिले के टिंडिवनम के करीब हादसे का शिकार हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और वहां से उनको अस्पताल ले जाया गया, जहां एस राजेंद्रन को मृत घोषित कर दिया गया। सांसद के अचानक निधन पर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं में शोक व्याप्त है। उन्होंने व्यक्त किया है शोक और राजेंद्रन 2014 के लोकसभा चुनाव में एआईएडीएमके के उम्मीदवार के रूप में विल्लुपुरम निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए थे। राजेंद्रन रसायन और उर्वरक पर स्थायी समिति के सदस्य और नागरिक उड्डयन मंत्रालय में सलाहकार समिति के सदस्य भी थे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने एस राजेंद्रन के निधन पर शोक जताया है। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच स्थिति बहुत खतरनाक चल रही है। पुलवामा आतंकी हमले को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि भारत ने तकरीबन 50 लोगों को खोया है और इसके बाद दोनों देशों के बीच जबरदस्त तनाव है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत ने इस आतंकी हमले के जवाब में ठोस कार्रवाई पर विचार करना शुरू कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका ने पाकिस्तान को $1.3 बिलियन की मदद देने पर रोक लगाई है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अमेरिका से मिलने वाली मदद का सिर्फ फायदा उठा रहा था, जबकि वो उस तरह की मदद नहीं कर रहा है जैसा कि किया जाना चाहिए था। उधर यूरोपीय संघ ने भी कहा कि वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पूरी दृढ़ता के साथ भारत के साथ हैं और इस मुद्दे पर कोई मतभेद नहीं है। 14 जनवरी को पुलवामा आतंकी हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे और इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने ली थी, जिसके बाद पाकिस्तान पर वैश्विक दबाव काफी बढ़ गया है। No, I stopped paying Pakistan the $1.3 billion that we were paying them. In the meantime, we may set up some meetings with Pakistan. Pakistan was taking very strong advantage of the United States under other presidents, and we were paying Pakistan $1.3 billion a year. I ended that payment to Pakistan because they weren't helping us in a way that they should have. That's right. No, it's a terrible thing going on right now between Pakistan and India. Is a very, very bad situation, and it's a very dangerous situation between the two countries. दिल्ली में खेली जा रही अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप प्रतियोगिता में भारत की अपूर्वी चंदेला ने गोल्ड मेडल जीत लिया है। अपूर्वी ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में आज विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया। डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज की प्रतियोगिता के पहले दिन अपूर्वी ने 252.9 अंक के शानदार स्कोर के साथ पहला स्थान प्राप्त किया। चीन की रुओझू झाओ से 251.8 के स्कोर से रजत पदक जीता, जबकि तीसरे स्थान पर भी चीन की ही खिलाड़ी जू होंग रही। अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप विजय प्रतियोगिता में भारत के 35 प्रतियोगियों समेत 60 देशों के लगभग 500 निशानेबाज भाग ले रहे हैं। स्वर्ण पदक जीतने के बाद अपूर्वी ने अपना गोल्ड मेडल पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों के परिवारों को समर्पित किया है। My focus was on every shot and executing my technique, and result is like medal is just an outcome of that. So yeah, that's what I'm going to do in Tokyo as well. The government and the federations are making a good call, and we as sports people should back the country and their decision. And yeah, rest we have to focus on our game at the end of the day. But definitely I would like to dedicate this also to the martyrs who lost their lives, and yeah, it was very sad what happened. और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।